देश के चुनाव में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और बयानों के बाढ़ सबसे ज्यादा अपने विरोधियों पर एक दूसरे के ऊपर नेताओं के द्वारा छोड़े जा रहे हैं, आखिर उसका नतीजा क्या होगा? चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन देश भर में बयानों के बीच दो नेताओं के चर्चे सबसे खास बने हुए हैं। देश में दो गठबंधन के बीच भले ही यह चुनावी जंग हो रहा होगा, लेकिन देश भर में केवल दो नेता ही चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश में घूम रहे हैं, दूसरा बिहार में तेजस्वी यादव और उनका परिवार जो भले ही बिहार की पार्टी हो, बिहार में चुनावी जनसभा तेजस्वी कर रहे हो, झारखंड में कर रहे हो, लेकिन चर्चा देश भर में तेजस्वी बनाम नरेंद्र मोदी के बीच चुनावी जंग क्यों चर्चा में है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ेंगे और राजीव से समझेंगे कि आखिरकार क्यों 34 साल भर से 74 साल की लड़ाई आमने सामने दिखाई पड़ी है। राजीव सबसे पहले आएंगे। राजीव, आपका सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड के इस स्पेशल शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव, क्या लगता है जिस तरीके से बातें चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल की उम्र में जो चुनावी जनसभा कर रहे हैं देश भर में घूमकर, उनकी ऊर्जा की चर्चा हो रही है, उनके स्ट्रीट की चर्चा हो रही है, उनके प्रतिभा की चर्चा हो रही है, उनके बयानों की चर्चा हो रही है। दूसरे एक और नेता है तेजस्वी यादव, जिनकी योजना और उनके विजन की चर्चा हो रही है। अंतर क्या है दोनों में राजीव? ये मगर साफ साफ शब्दों में कहें कि ये दो पीढ़ियों की लड़ाई है। बिल्कुल, दो पीढ़ियों की लड़ाई है। और अगर आप कहें तो तेजस्वी यादव की जो पीढ़ी है, हम उसमें अखिलेश यादव को शामिल कर सकते हैं, हम उसमें राहुल गांधी को शामिल कर सकते हैं। देखिए भाई गणेश, ये अगर इस को हम देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि दो पीढ़ियों की लड़ाई है और दो पीढ़ी के जो सोच समझ का जो अंतर है वो इस चुनाव में साफ नजर आ रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव, जहां बिहार की हम अगर बात करें, बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो बिहार में तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा विपक्ष का नजर नहीं आता है। बशर्ते हम कह सकते हैं कि मुकेश सहनी उनका साथ दे रहे हैं बिहार में चुनावी, बिल्कुल देश भर में बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं तो मुकेश सहनी की चर्चा नहीं करते हैं। वहां भी लालू परिवार ही निशाने पर होता है, तेजस्वी यादव ही निशाने पर होते हैं। राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने, भले ही या राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, लेकिन वहां भी मुद्दे पर तेजस्वी होते हैं और लालू परिवार होता है। बिल्कुल, ये तेजस्वी को यह क्रेडिट जाता है, तेजस्वी को यह इसका श्रेय देना होगा कि तेजस्वी यादव शुरू से पहले चरण के मतदान से पहले उन्होंने जो एजेंडा तय किया था, उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था। वो चुनाव को मुद्दे पर लाना चाहते थे। वो चुनाव में चाहते थे कि प्रधानमंत्री या जो सरकार है वो बताए कि उन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया, उन्होंने महंगाई को रोकने के लिए क्या किया। वो अग्निवीर की योजना लाते थे, वो मुफ्त राशन जो उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी बात करते थे। लेकिन जब कभी भी प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब दिया, वो जवाब जो था वो कोई भी आज की जो पीढ़ी है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो तो कम से कम संतुष्ट नहीं हो सकती। मतलब मुद्दे नहीं दिखाई पड़ रहे। तेजस्वी यादव जिन मुद्दे के साथ जा रहे हैं और बार बार कह रहे थे कि हम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा, नई नौकरी के लिए मुद्दा। देश के अंदर अगर विकास का पैमाना अगर किया जा रहा तो उस पैमाने में बिहार जैसे पिछड़े हुए राज्यों की स्थिति क्या, उसके मुद्दे पर बात हो रही थी। लेकिन अगर बात करें कि इन बयानों के बीच, मुद्दों के बीच, बयानों के साथ शब्दों की मर्यादा क्यों टूट रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे जगहसाई भी हो चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल भी उठे हैं। लेकिन इकलौते नीतीश कुमार के बयानों की चर्चा क्यों होती है? प्रधानमंत्री मोदी के बयान क्यों ढक जाते हैं राजीव? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम बिहार में जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जुबान फिसल जा रही है। वो बोलने को 400 का पार, वो 4000 पार कर जाते हैं। इससे पहले उन्होंने विधानसभा में जो भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जिस तरह के अपने विचार रखे, जो उन्होंने बात किया, उसको लेकर के उनकी आज भी आलोचना हो रही है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर बात कही, उसकी अभी भी चर्चा हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री बिहार में अब तक 15-16 जनसभाएं कर चुके हैं इस चुनाव के दौरान, और इन 15-16 जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने कभी भी न बेरोजगारी की बात की, न नौकरी की बात की। यहाँ तक कि जो सरकार में जो रिक्त पद है
जो सृजित जो पद हैं वो खाली हैं, वो करीब 30 लाख का बता रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ बताते हैं। वो 30 लाख पदों के भरने पर भी वो कोई बात नहीं करते हैं। अग्निवीर को बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि बिहार के लड़के सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती होने को जाते हैं, तो उनको लेकर के यहाँ मुद्दा बनाया गया है। लेकिन क्या मजाल है कि प्रधानमंत्री एक बार भी इन मुद्दों पर बात करें। हाँ, बेशक मैं इतना जरूर कहूँगा गणेश कि प्रधानमंत्री का भविष्य, वो 74 साल के हो गए हैं और बहुत से बहुत एक आध टर्म और प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिहार में एक ऐसे नेता को जन्म दिया है कि जिनके बारे में भले वो नाम न लेते हों मंच पर, लेकिन इशारा बिल्कुल साफ होता है कि वो बिहार में शहजादे जिसको कहकर पुकारते हैं, उसका मतलब साफ है कि वो तेजस्वी यादव को बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री ने बिहार में तेजस्वी यादव का कद काफी बड़ा कर दिया। देखिए राजीव, यहाँ एक और बात हम ऐड करना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक उत्पत्ति की अगर हम बात करें, राजनीति में उनके आने की बात करें, सक्रियता की बात करें, भले वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, राष्ट्रीय जनता दल उनकी पार्टी और उस पार्टी के वो सर्वसर्वा नेता है, ये पहचान उनके लिए थोड़ा सा अधूरा हो जाता है अगर बिहार में वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम अगर नहीं बनते तो। बिल्कुल, तेजस्वी यादव को खुद नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि हमने विधानसभा के फ्लोर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता और जेडीयू सरकार में, महागठबंधन की सरकार में या फिर अलग नीतीश कुमार के साथ रहने वाले जो कई मंत्रियों ने कहा कि नीतीश कुमार के बदौलत तेजस्वी 2-2 बार डिप्टी सीएम बने। राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहते रहे कि नीतीश कुमार के बदौलत तेजस्वी 2-2 बार नेता विरोधी दल बने और ये संवैधानिक लड़ाई है। तो डिप्टी सीएम बनाने का श्रेय लालू प्रसाद यादव को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को जाता है। ये बातें खुद नीतीश कुमार कहते रहे, लालू यादव भी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार के गठबंधन में तेजस्वी डिप्टी सीएम बने। लेकिन तेजस्वी यादव को बिहार से निकालकर देश भर के नेता के तौर पर, देश भर में चुनाव कंपेयर के तौर पर, देश भर में एक अच्छे चुनावी जनसभा करने वाले नेता के तौर पर, सबसे ज्यादा चुनावी जनसभा करने वाले नेता के तौर पर, देश भर में भाजपा के खिलाफ खुलकर मुकाबला करने वाला, डट कर लड़ाई लड़ने वाले के एक नेता के तौर पर तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इस चुनाव में उतना स्पेस दे दिया है कि तेजस्वी निखर पाए हैं, अपने आप को निखार लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अभी जस्ट प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जो बिहार आए थे और उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था, तो वो जिस तरह से तेजस्वी यादव का, हाँ उन्होंने नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव का, लेकिन जनता या जो भी मतदाता वहां पर उस प्रधानमंत्री के चुनावी सभाओं में थे, पता है, वो सब जानते थे कि उनका इशारा किस तरफ है। वो खुले मन से वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को कि वो जेल के अंदर उनको भर देंगे, हेलीकॉप्टर रुकने के बाद उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह का बात है। तो प्रधानमंत्री अगर तेजस्वी यादव द्वारा पूछे जा रहे सवालों का अगर जवाब देते कि हाँ हम रोजगार में हम इतने पद पर सृजित कर रहे हैं, हम बेरोजगारी की समस्या के लिए ये कर रहे हैं। आप याद कीजिए प्रधानमंत्री का 2014 का भाषण, जब प्रधानमंत्री जब भाषण देते थे तो लोग उसके मुग्ध हो जाते थे और उनको लगता था कि वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ नौकरियों की बहार होगी, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार से जोड़ा जाएगा, हर के खाते में 15-15 लाख आएंगे, जो काला धन विदेशों में जमा है उसको भारत लाया जाएगा। तो इस तरह का लोग उसकी बात करते थे, लोग उसकी चर्चा करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर वो जब आ रहे हैं, तो जब बिहार आ रहे हैं तो कभी वो मंगलसूत्र का मुद्दा उठा रहे हैं, जब कभी आ रहे हैं तो गरीबों के भैंस की बात कर रहे हैं, जब कभी भी आ रहे हैं, अब तो और भी हद हो गई कि उन्होंने अब सीधे धमकी देना शुरू कर दिया कि यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है, जनता भी ये सवाल जानना चाहती है कि क्या भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की न्याय प्रणाली प्रधानमंत्री के मुट्ठी में है, या फिर हमारे यहाँ अदालतें काम करती है, कोर्ट काम करता है हमारे यहाँ, तो उससे हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। तो इस तरह का जिस तरह का बयान प्रधानमंत्री बिहार में आकर के दे रहे हैं और तेजस्वी को निशाना बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री चाहे तो जानबूझकर या फिर अनजाने में बिहार में एक ऐसे नेतृत्व को जन्म दे रहे हैं जिनकी वो जीवन भर आलोचना करते रहे हैं। बिल्कुल, और इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलते हुए दिखाई पड़ा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर सीधे तौर पर बड़ा हथियार बना लिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो ना डरने वाले हैं और ना ही कभी डरेंगे। ये बिहार की भूमि है, ये दिल्ली और झारखंड नहीं है कि जहां के मुख्यमंत्रियों को आपने कैद में डाल दिया है, हम चुप नहीं बैठने वाले। और तेजस्वी यादव की धमकी और उनके नेताओं ने हर मन से यह कहना शुरू कर दिया। अभी मुकेश सहनी का बयान सामने आया था। मुकेश सहनी ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव को धमकी दे रहे हैं, इस धमकी का हिसाब होगा। बिहार की जनता
जवाब मांगेगी और न्याय करेगी। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को तेजस्वी यादव ने गंभीरता से लिया और अपने लोगों को ये पहुंचा भी रहे हैं, डिलीवरी भी कर रहे हैं। जो डायलॉग डिलीवरी होता है उसको वो कर रहे हैं। उनके लोगों के बीच मैसेज जा रहा है कि भाई हमें तो खुद बीजेपी ने फंसाया है, जो बातें हम कह रहे थे उस बात की पुष्टि हो गई और अब धमकी हमें दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने ही बातों को लेकर जिस तरीके से वो कह रहे हैं, उसके बाद विपक्ष इस बात का आरोप लगाता था तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया। मोदी जो कह रहे थे वो पक्की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस बार जो भाषाई जो राजनीतिक भाषा होती है उसका स्तर इतने निचले स्तर पर आ और चुका है। नीतीश कुमार की चर्चा क्यों, नीतीश कुमार के बयान ही क्यों? पीएम मोदी के भी बयानों की बात कर रहे थे। पीएम मोदी यूपी में जाते हैं तब भी कोसते हैं, बिहार आते हैं तब भी कोसते हैं। अभी उन्होंने कहा कि अगर 5 किलो अनाज हम देते हैं तो आपको वोट देना होगा, नहीं तो पाप लगेंगे। तो इस तरीके के बयान, कई तरीके के बयान प्रधानमंत्री मोदी के निकल के सामने आए हैं। और हर बयान मोदी जी खुद कह रहे थे कि विपक्ष के पास नए नए शब्द नहीं है। तो पीएम मोदी हर जगह नई सभाओं में जाते हैं तो नई बातें कहते हैं। वो बातें विपक्ष के खिलाफ होता है, लेकिन इन्हीं बातों से इसी तरीके के बयानों से पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को बिहार में एक बड़ा मंच दे दिया है। और देखिए तेजस्वी यादव के बाद बिहार में बीजेपी के नेता राजीव जब जितने भी मंच पर जाते हैं, पीएम मोदी जो बात बोल के जाते हैं, बीजेपी के सभी नेता उसी लाइन पे आ जाते हैं। और तेजस्वी हर बार एक नया मुद्दा गढ़ के उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घुमा के लेके आते हैं। पीएम मोदी पहली बार 2024 के चुनाव में ऐसा देखने को मिला है कि 2 रातें उन्होंने पटना में गुजारी है। पटना में रोड शो उन्होंने किया है। बिहार में हर लोकसभा चुनाव के हर चरण के चुनाव के दिन या उसके समकक्ष जो भी दिन, एक दिन आगे या कुछ दिन पहले, पीएम मोदी जनसभा किए हैं। तो ये बता रहा है कि क्योंकि तेजस्वी विपक्ष का चेहरा है, विपक्ष की तरफ से अकेले तेजस्वी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर देश में भाजपा की तरफ से या एनडीए गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिहार और झारखंड में विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बात को जिस तरीके से तेजस्वी कह रहे थे उसे पीएम मोदी ने खुद प्रमाणित किया है। राजीव, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए ये लोकतंत्र है, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें भी आएंगी। अटल जी भी अपने भाषण में यह बात बोल चुके हैं कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हम जो खेल के जो लोकतंत्र के लिए हम जो खेल की भाषा उसके लोकतंत्र की भाषा उसका जो राजनीतिक मिजाज तय करते हैं, ये कभी आने वाली पीढ़ियों को इसका चाहे तो उस पर बुरा असर पड़ता है या अच्छा असर पड़ता है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह संवाद का स्तर बिहार में रखा है, ये आने वाली कई पीढ़ियां इसको याद करेंगी कि प्रधानमंत्री आते हैं तो कभी लोगों को धमकाते हैं, कभी उनको डराते हैं, और अब तो वो सीधे सीधे किसी नेता विशेष को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। तो देखना है कि बिहार की जनता इस बार मतदान में जो 40 लोकसभा सीटों पर यहाँ चुनाव हुआ है, 8 सीट पर अभी बाकी है, 1 तारीख को मतदान होना है, तो बिहार की जनता प्रधानमंत्री को या पूरे देश को वो अपना किस तरह का जनादेश सुनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, और तमाम अपडेट आप दे रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषणों की चर्चा हम कर रहे थे और पीएम मोदी ने जिस तरीके से चुनावी भाषणों में अपनी बातें रखी और उन बातों के बाद जो बयान पीएम मोदी का सामने आया, उसके बाद तेजस्वी यादव जिस तरीके से निखर के सामने आए हैं। 6 चरणों का चुनाव देश भर में हो चुका है। बिहार में भी 40 में से 6ठे चरण तक अब तक जो है वो 32 सीटों पर चुनाव यानी कि वोटिंग हो चुकी है। महज 8 सीटों पर मतदान बाकी है। अब देखना है कि 4 जून को जब नतीजे सामने आते हैं तो तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री के बीच जो चुनावी जंग हुआ है उसके नतीजे किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। क्या तेजस्वी यादव देश भर में जो माहौल बनाना चाहते थे नौकरी के मुद्दे पर, रोजगार पर, नौजवानों के साथ लेकर, उसमें वो सफल हो पाए हैं, या पीएम मोदी एक बार फिर से अपने चेहरे पर, अपने वादे पर और अपने गारंटी पर खड़ा उतर पा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।